हाय फ्रेंड्स, किसी भी मुल्क की सुरक्षा की नीति अगर एक्सट्रीम पर होती है, अर्थात कि अगर पूरी तरह से एग्रेसिव हो या पूरी तरह से डिफेंसिव हो, ये दोनों नीतियां आत्मघाती होती हैं। इसका उदाहरण मैं दूंगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जापान और जर्मनी दोनों बहुत अधिक एग्रेसिव थे और परिणाम हम सबके सामने है। जापान को अणुबम का सामना करना पड़ा, जिसके चलते 10 मिलियन लोगों ने अपने जानें गंवाई और जर्मनी टुकड़ों में टूट गया। वहाँ के प्रधानमंत्री हिटलर साहब को आत्महत्या करनी पड़ी। ये परिणाम है बहुत अधिक एग्रेसिव होने का। आज चाइना को ये इतिहास की बातें याद रखनी चाहिए। वो वही नीति अपना रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जापान ने किया और जो जर्मनी ने किया। रही बात भारत की, तो भारत के सामने यही दो उदाहरण हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान और जर्मनी पूरी तरह से डिफेंसिव हो गए या कर दिए गए। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस और यूनाइटेड नेशन ने पूरी तरह से हाथ बांध के रख दिया इनका। ये आज़ाद तो हैं, राजनीतिक रूप से आज़ाद हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अभी परतंत्र हैं। वो अमेरिका की फौज दोनों की रखवाली कर रहे हैं। इनकी फौज थोड़ी सी है, 1-2 लाख, पर किसी पर ये आक्रमण नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से डिफेंसिव फौज है। और अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है इन दोनों देशों पर, तो अमेरिका की फौज लड़ेगी जो सालों भर 24 घंटा वहीं बैठी रहती है दोनों देशों में। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि या तो आप पूरी तरह से एक्सट्रीम हैं या पूरी एक्सट्रीम पर हैं, या तो एग्रेसिव हैं या फिर डिफेंसिव हैं। दोनों खतरनाक है किसी भी मुल्क की आज़ादी के लिए। रही बात भारत की, अगर भारत और चीन के रिश्ते को आप पिछले 100 साल का इतिहास देखेंगे, आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि भारत शुरू से लेकर के 100 साल से अभी तक पूरी तरह से सुरक्षात्मक है। पहला उदाहरण मैं दूंगा, जब मैकमोहन लाइन बना 1914 में, 1914 में, और ये मैकमोहन लाइन दोनों देशों की सीमाओं को रेखांकित करना था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जब जन्म हुआ 1922 में, उसने साफ साफ कह दिया कि इस मैकमोहन लाइन को हम कभी नहीं मानेंगे। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने तो साफ कर दिया था। दूसरी बात कि 1937 में जापान ने अटैक कर दिया चाइना पर, और चाइना को 2 फ्रंट से लड़ना था। चाइना की फौज 2 फ्रंट से लड़ रही थी जापान के खिलाफ। एक पर तो कम्युनिस्ट पार्टी के रेड गार्ड्स थे और दूसरे पर सरकारी फौज थी। तो भारत के नेताओं ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने डिसाइड किया वहाँ एक मेडिकल मिशन भेजेंगे, और मेडिकल मिशन में ही, उसी मेडिकल मिशन में डॉक्टर कुटनीस भी थे। मेडिकल मिशन जरूर वहाँ गया, लेकिन किनके पास गया? कम्युनिस्ट पार्टी के रेड गार्ड्स के पास गया, न कि सरकारी फौज के पास। ये पहला उदाहरण है कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति हम खुश करने वाली नीति, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट की नीति हम अपनाए हुए हैं। वही जो वहाँ से शुरुआत हुई है 1937 से आज तक, उसी नीति पर हम चलते जा रहे हैं। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी का रिजीम शुरू हो गया चाइना में, जबकि चांग काई की सरकार फॉर्मोसा में थी। तो भारत ने डिसाइड किया कि उसी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को पूरे चीन की सरकार हम कहेंगे, और रिकॉग्नाइज कर लिया उनको। ये दूसरा देखिए उदाहरण। तीसरी बात, 1950 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने तिब्बत के बारे में ये निर्णय लिया कि ये चाइना की सुजरेंटी यहाँ पर रहेगी। सुजरेंटी का अर्थ हुआ कि वहाँ पर ऑटोनॉमी होगा चाइना का। ये तीसरी बात होगी। चौथी बात, 1951 में चाइना ने डिक्लेयर कर दिया कि अक्साई चीन जो है वो चाइना का भूभाग है। हम चुपचाप बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोले। फिर 1959 में काराकोरम हाईवे बनना शुरू हो गया उसी अक्साई चीन के ऊपर में। यहाँ तक कि हम डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इस प्रोटेस्ट को लॉन्च नहीं कर पाए, वहाँ भी हम चुप ही बैठे रहे। और 1962 में क्या हुआ है या कहने की बात नहीं है, हम सभी भुगत रहे हैं। तब से लेकर आज तक जो ह्यूमिलिएशन मिला है वो हम उसको देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, वहाँ पर फौज हमारी नहीं पराजित हुई थी। फौज तो तब भी चीन के फौज से ज़्यादा मजबूत थी। फिर हम पराजित क्यों हुए? वो पराजित हुए इस डिफेंसिव नीति के चलते, इस खुश करने वाली नीति के चलते। सरकार हारी है, हमारी सरकार की नीतियाँ पराजित हुई हैं, फौज नहीं पराजित हुआ है। फौज मजबूत होते हुए पराजित नहीं हो सकती थी।
1967 में ब्रजेश मिश्रा वहाँ पर चार्ज डी अफेयर्स थे, उनको इतनी पिटाई की गई, पूरे शरीर की हड्डियाँ तोड़ दी गई उनकी, और उनको एक जहाज़ आ रहा था दिल्ली की तरफ, उस जहाज़ पर ऐसे ही लाद दिया उनको, बिना किसी मेडिकल का, बिना किसी मेडिकल सपोर्ट का, या बिना किसी इलाज करवाए हुए। और 1982 में फिर क्या हुआ, चाइना ने कहा कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इंडिया ने कहा ठीक है, पहले बॉर्डर इशू को सुलझाइए, जो करीब करीब आप हमारा 43,000 स्क्वायर किलोमीटर लेके बैठे हुए हैं 1962 में। चाइना ने कहा ठीक है, चलिए बैठ के बात करते हैं। वो बैठ के बात करने वाली बात 32 बार हो चुकी है, आज तक किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि चाइना अड़ा हुआ है कि अक्साई चीन हमारा है, हम उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और 1993 में फिर वही भूल, फिर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री वहाँ पर गए और उन्होंने जा कर के पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की संधि की, जो आज तक उसका पालन नहीं हो पा रहा है। 1997 में चाइना फिर बॉर्डर पर पहुँच गया, फिर इनकर्शन शुरू हुआ। 2005 में फिर चाइना ने यही किया, 2014 में यही किया, 2015 में यही किया, और 2017 में डोकलाम में पहुंच गया। चाहे सरकार किसी की भी हो, चाइना का रवैया वही है, और भारत का जो डिफेंसिव पॉलिसी है वही है। हो सकता है कि शुरू में भारत की डिफेंसिव पॉलिसी इस कारण से हुई हो नेहरू के समय में, क्योंकि देश तुरंत आज़ाद हुआ था। वो अलग कहानी है, आज़ादी चाहिए थी हमें, लेकिन बौनी आज़ादी तो नहीं चाहिए थी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी थी। मुझे नहीं लगता है कि अगर वो तिब्बत को मान्यता नहीं देते, अगर वो विरोध करते उसका अक्साई चीन पर जो चला, या फिर काराकोरम में चला, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन ये स्वर जो है वह साफ साफ बता देता कि हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, आगे खुश करने वाले नहीं हैं आगे। ये सारी नीतियाँ हमारी रही हैं, इस सारी नीतियों के परिणाम देश को भुगतना पड़ा है। आज भी 43,000 वर्ग किलोमीटर चीन के हाथ में है, और फिर अभी जाकर के 2020 में वो लद्दाख में पूरे दलबल के साथ पहुंचा हुआ है। इस बीच में वाजपेयी जी वहाँ पर 2003 में वहाँ पर गए थे। नेहरू ने तो कहा था कि चलिए तिब्बत पर चीन की सुजरेंटी है, लेकिन वाजपेयी जी ने कुछ और आगे बढ़ कर के इतना अपना बड़ा हृदय दिखा दिया और कहा उन्होंने नहीं, ये सॉवरेन राइट है उसका, ये भूभाग है चीन का, ऑटोनॉमी नहीं रहेगा यहाँ पर। चाइना ने जापान के 2 भाग किए थे, एक पर ऑटोनॉमी वहाँ पर थी, और दूसरा चाइना का पूरी तरह से भाग सॉवरेन स्टेट बन चुका था। और वाजपेयी जी ने कहा नहीं, जहाँ पर की ऑटोनॉमी है वो भी चाइना का ही पूरी तरह से भाग हो चुका है। और यही वाजपेयी साहब 1978 में गए हुए थे चीन, जब वो यहाँ के विदेश मंत्री थे, जब जनता रिजीम यहाँ चल रहा था। उनको नहीं जानी चाहिए थी, पता नहीं गए वहाँ पर। नतीजा क्या हुआ, वहाँ 8 बजे रात में पहुँचे, और जो प्रधानमंत्री हमारे थे मोरारजी देसाई, उनका फ़ोन गया कि आप जल्दी वहाँ से वापस दिल्ली आइए, क्योंकि इसी बीच में चीन ने वियतनाम पर अटैक कर दिया है। नहीं आएंगे तो उसका अर्थ ये निकलेगा कि भारत का भी सांठगांठ है चीन के साथ, वियतनाम हमारा मित्र है और उस पर अटैक करने का चार्ज लगेगा हमको। वाजपेयी जी 3 बजते सुबह भारत वापस आ गए। ये करने की क्या जरूरत पड़ गई थी उनको? जो चीन एक तरफ से एक तमाशा दिखा रहा है, दूसरी तरफ से हम सारे बर्दाश्त करते जा रहे हैं, ह्यूमिलिएशन हमको भुगतना पड़ रहा है। और आगे फिर देखिए कि 1900 अभी जो 2000 में जो बॉर्डर पर पहुँचे हुए हैं, क्या हमारी अभी जो वर्तमान की सरकार है उन्हें पता नहीं था? पिछले 1.5 साल से अपनी सीमाओं पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करता रहा चाइना। बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिसिटी का लाइट का पोल भी वहाँ पर लगा हुआ है। पूरा परमानेंट वहाँ पर सारे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इनको पता था तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? पूरे दलबल के साथ डिवीज़न के डिवीज़न हमारी सीमाओं पर वो आते रहे, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी आँखें तब खुली जब उन्होंने हमारे 16 सैनिकों की जान ले ली और देश बॉयल होने लगा, जलने लगा पूरा देश। तब उनकी आंखें खुली हमारे प्रधानमंत्री जी की, सरकार की, कि नहीं अब विरोध करना चाहिए। देर से आए, दुरुस्त आए, इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। अभी पूरी तरह आंखें खुली हुई हैं और ये विरोध का स्वर पहली बार भारत की तरफ से दिखाई दे रहा है। देखिए, तारीफ तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन आगे क्या होगा? यहाँ ये तो आज तक का इतिहास 100 साल का इतिहास हुआ, लेकिन आगे के इतिहास के बारे में भी सोचना चाहिए
कि आगे कैसी नीति अपनाई जाएगी। ऐसी नीति हम कभी नहीं अपनाएं जो कि हमारे ही खिलाफ हो जाए, हमें ही भुगतना पड़ जाए। और अब ये सवाल ये उठता है कि चीन चाहता है कि हम अक्साई चीन की तरफ नहीं जाएं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, रोड है, नहीं बनावें। लेकिन भारत को सोचना है कि आगे क्या करना है। भारत अब पीछे कभी हट ही नहीं सकती है। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू कम बैक फ्रॉम द स्पॉट वेयर इंडिया इज स्टैंडिंग टुडे। अब भारत को आगे बढ़ना है, भारत को अक्साई चीन उनसे वापस लेना है। भारत को जो पीओके का एरिया पाकिस्तान ने उन्हें दान में दे दिया था चीन को 5000 स्क्वायर किलोमीटर, वो चीन से वापस लेना है। भारत को जो अक्साई चीन के ऊपर से जो सड़कें जा रही हैं, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की सड़कें जा रही हैं, जो वहाँ पर काराकोरम के हाईवे जा रहे हैं, जो वहाँ पर बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है वो जाने वाला है, इन्हें सबको रोकना पड़ेगा। चीन और पाकिस्तान की कोई सीमाएं नहीं हैं। भारत की ये भूभाग जो हैं अक्साई चीन और पीओके, इसी के चलते दोनों की सीमाएं मिल रही हैं। स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही ज़रूरी है। और जब स्ट्रैटेजी में हम पीछे रह जाएंगे, स्ट्रैटेजी में हम सिर्फ सुरक्षात्मक नीति अपनाएंगे, तो हम कभी भी, हमारी पीठ सीधी हो ही नहीं सकती है। ये उदाहरण हमको चाइना से और जापान से और जर्मनी से ये लेनी चाहिए। अगर हम पूरी तरह से एग्रेसिव नहीं होकर, पूरी तरह से डिफेंसिव नहीं होकर, ये जो है मॉडरेट पॉलिसी, बीच का जो रास्ता है, वो सबसे अच्छा होता है। जैसी बहे बयार ताही पीठ कीजिए, जैसी हवा चले थोड़ा सा झुकना भी बहुत ज़रूरी है, कभी कभी पीठ को तान देना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी भी न पूरी तरह से एग्रेसिव हों, न पूरी तरह से डिफेंसिव हों। यही पूरे राष्ट्र के हित में होता है, यही हमारी सुरक्षा नीति होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।